हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स चैप्टर पीपल एज रिसोर्स को। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को ज़रूर से ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहाँ क्लास 9th के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स का कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशंस के अलावा काफ़ी कुछ मिल सकता है। तो चलिए करते हैं शुरू हमारा चैप्टर। देखिए, जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, ये एक एफर्ट है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन होती है वो उस कंट्री के लिए एक एसेट होती है, एक सहारा होती है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को जिस तरीके से हम हार्मफुल मानते हैं अपने कंट्री के लिए, तो अगर इसको पॉजिटिव साइड से यूज़ किया जाए तो ये पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी काम में आ सकती है हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। अगर पॉपुलेशन पे प्रॉपरली इन्वेस्ट किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है, जो देश की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि किसी भी देश के लोगों में जो काबिलियत है, जो एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग है, वो क्या कहलाती है? उस देश की ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। जैसे हमारे देश के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये इन सब के अंदर जो स्किल्स हैं, जो कला है इन सब के अंदर, उसको ही ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। पीपल एज रिसोर्स एक तरीका है, ये जो चैप्टर है ये एक तरीका है कि देश के जो वर्किंग पीपल हैं उनकी प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज़ को काउंट करने का, कि हमारे देश के काम आ सकती हैं हमारे देश के लोगों की स्किल्स। Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product। देखिए, किसी भी देश का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उस देश में कितनी प्रोडक्शन हुई है गुड्स और सर्विसेज की, कितने रुपए के बराबर उस देश के लोगों ने सर्विसेज और गुड्स को प्रोड्यूस किया है, ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। और अगर हमारे देश की जनसंख्या, अगर हमारे देश की पॉपुलेशन स्किल्ड होगी, ट्रेंड होगी, हेल्दी होगी, एजुकेटेड होगी, तो हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। जिस तरीके से हम बाकी चीज़ों को रिसोर्स मानते हैं, फॉरेस्ट को रिसोर्स मानते हैं, मिनरल रिजर्व्स को रिसोर्सेज मानते हैं, ठीक उसी तरीके से पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। ये जो एस्पेक्ट है बढ़ती हुई पॉपुलेशन का, इसको अक्सर हम नेगलेक्ट कर जाते हैं और अक्सर बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नेगेटिव साइड को ही देखते हैं। हम ये कहते हैं कि खाने की कमी होगी और भोजन की कमी होगी, रहने की जगह की कीमतें बढ़ेंगी। हम ये चीज़ें तो बोलते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़। हम सिर्फ ये देखते हैं कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए खाना उपलब्ध करवाना, एजुकेट करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, लेकिन हम उसकी पॉजिटिव साइड को नहीं देखते हैं। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of country, just like physical capital formation। देखिए क्या कहता है कि जब हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्स यानी पॉपुलेशन को हम एजुकेट करके हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और ये वैसा ही है जैसा कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होता है। देखिए, हम हमारे देश में ट्रेन्स का जो नेटवर्क है उसको बढ़ा रहे हैं, अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये सब हम कर रहे हैं फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जितना ज़रूरी ये सब काम करना है, उतना ही ज़रूरी लोगों की एजुकेशन और ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करना भी है, ताकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी हो सके। Investing in human capital, though education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital। जिस तरीके से हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमारा देश फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करता है, कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ जो है बुलाता है, ठीक उसी तरीके से अगर हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर भी हमें बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न्ड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेन्ड पीपल।
इसका मतलब क्या है, देखिए जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो स्किल्ड लोग होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी या उनकी इनकम ज़्यादा होती है। देखो बच्चों, अक्सर हमें मीम्स में और अपने आसपास देखने को मिल जाता है कि बिल गेट्स ने स्कूल छोड़ दिया था, फिर भी उन्होंने इतना सब अचीव कर लिया। मतलब अक्सर हमें एग्जांपल्स मिल जाते हैं बहुत से ऐसे लोगों के जो एजुकेटेड नहीं हैं, ट्रेंड नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो माइलस्टोन्स अचीव किए हैं जो एजुकेटेड लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल हैं। लेकिन बच्चों, ऐसे जो केसेस होते हैं वो एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि इनकम जो है वो एजुकेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एजुकेटेड लोगों की इनकम अक्सर अनएजुकेटेड वन से ज़्यादा होती है। स्किल्ड की जो इनकम है, स्किल्ड लेबर की जो इनकम है वो अनस्किल्ड लेबर से ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहना चाह रहा है। इंडिया की जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था, जब इंडिया में वीट की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई थी, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन एक एग्जाम्पल है कि इनपुट अगर बेहतर किया जाए, ग्रेटर नॉलेज का अगर इनपुट डाला जाए, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव किया जाए, तो इससे कम ज़मीन से भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल की जा सकती है। इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन आया, ये एक और स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से मटेरियल, प्लांट और मशीनरी के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न्स दे सकती है। हमारे देश में डिजिटल रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है किसी भी देश की डेवलपमेंट में। आगे देखिए क्या कहता है। यहाँ पे फोटोग्राफ में ये चाहता है कि आप एक्सप्लेन करें कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर और टेलर हमारी इकोनॉमी के लिए एसेट कैसे हैं, क्योंकि इन सबको कुछ ना कुछ काम आता है। ठीक है, डॉक्टर है वो ट्रीट करता है, टीचर है वो एजुकेट करता है, टेलर जो है वो अपना काम करता है, ठीक है, अपना प्रोफेशन करता है, इंजीनियर जो है वो भी एक स्किल्ड वर्कर है, ठीक है, वो फैक्ट्रीज वगैरह को डेवलप करवाता है, संभालता है। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन इनडायरेक्ट ways because the advantages of more educated or healthier population spreads to those who themselves were not directly educated or given health care। अब ये क्या कहता है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, जो अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने और अपने फैमिलीज़ के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं होते, बल्कि वो उन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं जिनको एजुकेशन का या बाकी चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है जो कि टीच करता है गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, तो वो अपनी टीचिंग एबिलिटीज़ से खुद की फैमिली के लिए तो अर्न कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा वो उन काफ़ी बच्चों को एजुकेट कर रहा है। आगे जाके वो जो बच्चे हैं वो देश को संभालेंगे और देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। डॉक्टर जो है वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करके पेशेंट्स को तो ट्रीट अपनी फैमिली का खर्चा तो चला ही रहा है, लेकिन पेशेंट्स को ट्रीट करके देश की मेडिकल फैसिलिटीज़ को बेहतर कर रहा है और देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बाकी रिसोर्सेज के मुकाबले ज़्यादा सुपीरियर है, जैसे कि लैंड और फिजिकल कैपिटल से इसको ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अगर डेवलप्ड होगा तब भी हमारे देश की लैंड और कैपिटल का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। अगर हमारे देश में लैंड अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उनको हम प्रॉपरली टैप नहीं कर पाएंगे अगर हमारे ह्यूमन्स के अंदर उतनी स्किल नहीं है जितनी उनको टैप करने के लिए चाहिए। कई दशकों तक, कई डेकेड्स तक लार्ज पॉपुलेशन को एक लायबिलिटी समझा गया, एक जिम्मेवारी समझा गया, हमारे लिए एक जो है नेगेटिव पॉइंट समझा गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन जरूरी नहीं है कि हमारी इकोनॉमी के लिए ऊपर एक बर्डन ही हो। अगर हम इसको प्रोडक्टिव एसेट में, अगर हमारी पॉपुलेशन को एजुकेट करके, उसमें इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, उनको इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग दें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ उनको सिखाएं, साइंटिफिक रिसर्चेज में उनको यूज़ करें, तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी काफ़ी प्रॉस्पर कर सकती है। नीचे एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ सकल एंड स्टोरी ऑफ विलास, ये दो बच्चों की स्टोरी दी गई है। तो किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल जो है वो सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन में रोल प्ले कर सकता है, वो इन स्टोरीज में समझाया गया है। देखिए, दो फ्रेंड्स थे, विलास और सकल, जो कि एक ही गांव सीमापुर में रहते थे। सकल जो है वो 12 साल का था, उसकी मदर शीला जो है घरों में घर का काम किया करती थी। उसके पापा बूटा चौधरी एक खेत में काम किया करते थे। सकल घर का काम करने में अपनी मम्मी की हेल्प किया करता था। वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू का भी ख्याल रखा करता था सकल। उसके अंकल श्याम ने मैट्रिकुलेशन इन 10th पास की, लेकिन घर में खाली बैठे थे क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं थी। बूटा और शीला
सकल को पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने सकल को गांव के स्कूल में एडमिट करा दिया, ठीक है। उसने पढ़ना शुरू किया और अपनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन उसने कंप्लीट की। उसके पापा ने कहा कि तुम आगे पढ़ो, परिवार की ज़रूरतें हम पूरी कर रहे हैं। उन्होंने एक लोन भी लिया सकल को कंप्यूटर का कोर्स करवाने के लिए। सकल काफ़ी अच्छा था पढ़ने में शुरू से ही, उसने काफ़ी एंथुजियास्टिकली अपना कोर्स कंप्लीट किया और एक प्राइवेट कंपनी में काम भी उसको मिल गया। उसने एक तरह का सॉफ्टवेयर बनाया, नया सॉफ्टवेयर बनाया। इस सॉफ्टवेयर से कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ी, कंपनी की ग्रोथ हुई। उसके बॉस ने उसको काफ़ी थैंक्स किया उसकी सर्विसेज के लिए और उसको प्रमोशन भी दिया। तो किस तरीके से एजुकेशन ने इस परिवार की ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल दिया, यहाँ पे इसने समझाया है। विलास की स्टोरी हम देखते हैं। विलास 11 साल का लड़का था जो कि सकल के गांव में ही रहा करता था। विलास के पापा महेश एक मछुआरे थे, मछली पकड़ते थे। उसके पापा जो है गुजर गए थे जब वो 2 साल का था। उसकी मदर गीता गांव में मछली बेच के पैसे कमा के परिवार का पेट पाला करती थी, ठीक है। वो लैंड ओनर मतलब एक ज़मीन के मालिक के तालाब से मछलियाँ पकड़ के लाती थी और उनको मंडी में बेच दिया करती थी। वो मुश्किल से दिन में 150 रुपये कमाया करती थी। विलास जो था उसको अर्थराइटिस हो गया। उसकी मदर जो है उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जा पाई। वो स्कूल भी नहीं जा पाया बेचारा, क्योंकि उसको स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। उसकी मदर को वो कुकिंग में हेल्प किया करता था और अपने छोटे भाई मोहन का ख्याल रखा करता था। कुछ टाइम बाद उसकी मम्मी बीमार पड़ गई और उसकी मम्मी की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। घर में कोई ऐसा नहीं था जो उनको सपोर्ट कर पाए। विलास को भी उसी गांव में एक फिशरमैन की तरह काम करना शुरू करना पड़ा और वो भी आज भी वो अपनी मम्मी की तरह एक मियागर यानी काफ़ी कम इनकम अर्न करता है। तो विलास के पेरेंट्स ने और विलास ने जहाँ एजुकेशन में रुचि नहीं दिखाई, इंटरेस्ट नहीं दिखाया और सकल के घर वालों ने और सकल ने भी इंटरेस्ट दिखाया, तो देखिए कैसे सकल ने अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी को, अपने छोटे भाई बहनों की ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर बना दिया। लेकिन विलास वैसा नहीं कर पाया। आगे देखिए, इन 2 केस स्टडीज़ में हमने देखा कि सकल जो है वो स्कूल जाता है, विलास स्कूल नहीं जाता है। सकल जो है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है, ठीक है। डॉक्टर के पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है उसको। विलास जो है वो अर्थराइटिस का पेशेंट है, ठीक है। उसके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। सकल ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक डिग्री हासिल की और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा, जबकि विलास अपनी मम्मी वाला काम ही करता है। वो काफ़ी कम इनकम अर्न करता है। विलास काफ़ी कम इनकम अर्न करता है अपनी मदर की तरह और अपनी फैमिली को ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता। सकल के केस में एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किए गए कई साल ने उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर को बढ़ा दिया। देखिए, काम तो सकल भी करता है, काम विलास भी करता है, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्टिव है सकल, क्योंकि उसने एजुकेशन हासिल की, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, जिससे उसकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। और उसने सिर्फ अपने परिवार को ही बेहतर नहीं बनाया, देश की इकोनॉमी में भी कुछ योगदान उसने दिया, ठीक है। यानी किसी न किसी तरीके से एजुकेशन जो है वो हमारे काम में तो आती ही है। विलास के केस में कोई एजुकेशन उसको नहीं मिली, प्रॉपर हेल्थ केयर उसको नहीं मिली। अपनी लाइफ के अर्ली पार्ट में ही उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी मदर की तरह मछलियाँ बेचते हुए ही गुजार दी, ठीक है। यानी वो भी अनस्किल्ड लेबर की तरह काम करता रहा पूरी ज़िंदगी अपनी मदर की तरह और अपनी फैमिली को बेहतर बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करते हैं बच्चों, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आते हैं फ्यूचर में, जैसा कि हमें सकल के एग्जांपल से पता चलता है। इससे ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जैसे हम लैंड और कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपके घर की ज़मीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, कल को बच्चों के काम आएगा, ठीक उसी तरीके से आपके घर के बड़ों को आपकी एजुकेशन में, आपकी ट्रेनिंग में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर बड़ा होके काबिल होगा तो वो मकान, वो जायदाद, ज़मीन, प्रॉपर्टी वो खुद हासिल कर लेगा। आपके पेरेंट्स को कमा के देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यही कहना चाहता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट हम लैंड पे करते हैं, मकान पे करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन पे करते हैं, ठीक ऐसी ही इन्वेस्टमेंट हमारे देश को, हमारे पेरेंट्स को अपने बच्चों की स्किल ट्रेनिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे भी करना चाहिए। A child too with investments made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earnings and great contribution to the society. अगर एक बच्चे पे प्रॉपर इन्वेस्ट किया जाए उसके एजुकेशन और हेल्थ पे, तो वो भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, ज़्यादा अर्न कर सकता है और सोसाइटी के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर सकता है।
एजुकेटेड पेरेंट्स जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चे की एजुकेशन पे, क्योंकि वो बच्चे की एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि वो खुद एजुकेटेड है, उनको खुद पता है कि हमने पढ़ाई की तो हमें बेनिफिट मिला, हमारे बच्चों को भी वैसा ही बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा वो चाहते हैं। They're also conscious of proper nutrition and hygiene, वो अपने बच्चे को प्रॉपर खाना और हाइजीन, साफ सफाई भी रखते हैं। They accordingly look after their children's needs for education at school and good health, वो अपने बच्चे की स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है बल्कि उसकी पढ़ाई पे नज़र भी रखते हैं और अपने बच्चे की हेल्थ को लेके भी कंसर्न रहते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर को विजिट भी करते हैं। अ विट्रस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस, तो एक ऐसा साइकिल बन गया इस केस में कि एजुकेटेड पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, वो एजुकेटेड बच्चे अपने आने वाले बच्चों को एजुकेट करेंगे, तो इससे हमारी सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एजुकेशन पे, स्कूल की फ़ीस पे, कॉलेज की फ़ीस पे इन्वेस्ट किया गया पैसा एक बेहतर रिटर्न के तौर पे आएगा जब वो बच्चे बड़े होकर इनकम अर्न करने लगेंगे तब। जापान जैसी कंट्रीज़ में देखिए, आगे देखिए इसने क्या कहा है, इन कॉन्ट्रास्ट अ विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स हु देमसेल्व्स अनएजुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलरली डिसएडवांटेज्ड स्टेट्स, जबकि एक विशियस साइकिल बन जाता है। विशियस साइकिल का मतलब नेगेटिव बता रहा है ये साइकिल को, वर्चुअस साइकिल ये कह रहा है कि वर्चुअस साइकिल ये कह रहा है कि एक बेहतर साइकिल बन जाता है। देखिए जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों को भी अच्छे से नहीं पढ़ाते, जिससे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बच्चों को भी पता नहीं चलती ज़्यादातर केसेस में, जिससे उनकी जनरेशन्स जो हैं वो अनएजुकेटेड रह जाती हैं और ज़्यादा प्रोस्पर वो नहीं कर पाते ज़्यादातर केसेस में। जापान जैसी कंट्रीज़ ने ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट किया, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्रीज़ डेवलप्ड और रिच हैं। वो नेचुरल रिसोर्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वो रिच और डेवलप्ड कैसे बने? उन्होंने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट किया, और उन लोगों ने, उन एजुकेटेड और हेल्दी लोगों ने जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनको अब उनके पोटेंशियल तक प्रॉपरली इस्तेमाल किया, लैंड और कैपिटल का एफिशिएंट यूज़ किया, टेक्नोलॉजी का और अपनी एफिशिएंसी का प्रॉपर यूज़ किया, जिससे उन्होंने अपनी कंट्रीज़ को रिच और डेवलप्ड बना दिया। तो जापान एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ जापान ने इन्वेस्ट किया रिसोर्स पे, ह्यूमन रिसोर्स पे, और अपनी कंट्री को डेवलप्ड बनाया। जबकि दूसरी तरफ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है लेकिन ह्यूमन कैपिटल उतनी जो है स्किल्ड नहीं है, इसीलिए वो देश डेवलप नहीं कर पा रहे हैं आज तक भी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वीमेन, विलास और शकल की तरह लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड शकल गोट अ जॉब इन प्राइवेट फॉर्म, विलास मछली बेचता था, शकल जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, जितने भी काम हम करते हैं वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारे जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम, अगर हम फॉरेस्ट से कुछ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं, जानवरों को पाल के दूध मीट वगैरह उनसे ऑब्टेन करते हैं, फिशिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, मिनरल्स वगैरह ऑब्टेन करते हैं माइन से, तो ये सारे प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में आते हैं। जबकि सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो लगी हुई हैं, जो सामान बनाते हैं, जैसे कपड़े बनाती हैं, शूज़ बनाती हैं, कपड़ा बनाती हैं, ये सारा जो है ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है। जबकि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये टर्शरी सेक्टर में आता है। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि बैंक हमें सर्विसेज देते हैं, इंश्योरेंस से हम सर्विस लेते हैं, टूरिज्म एक तरह का सर्विस सेक्टर है। जब हम एज अ टूरिस्ट कहीं जाते हैं तो हम वहाँ पे कोई चीज़ नहीं देते उनको, ठीक है, वो हमें कोई चीज़ नहीं देते, वो हमें सर्विसेज देते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हैं, गाइड की सर्विसेज देते हैं। तो ये जो सर्विसेज का पूरा सेक्टर है ये टर्शरी सेक्टर है, ठीक है, जो रिसेंटली काफ़ी ग्रो कर रहा है टर्शरी सेक्टर। आगे देखिए, द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इस सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ की जाती है जिससे गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती हैं, इन एक्टिविटीज़ से नेशनल इनकम बढ़ती है। जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे हम प्राइमरी में करते हो, चाहे हम टर्शरी में करते हो, चाहे हम सेकेंडरी में करते हो, तो इससे हमारे देश की इनकम बढ़ती है। इन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी ये जो प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी में सेक्टर्स में जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन सारी एक्टिविटीज़ को मिला के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 2 तरह की होती हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। यानी जो 3 सेक्टर्स आपको बताए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, इन जितने भी काम हम करते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मार्केट और नॉन मार्केट। मार्केट एक्टिविटीज़ से पैसा मिलता है, रिमनरेशन मिलता है काम करने वाले को,
ठीक है। जैसे कि विलास क्या कर रहा है, मछलियाँ बेच रहा है, सकल क्या कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, तो ये मार्केट एक्टिविटीज़ है, ठीक है। यानी पेमेंट के लिए, प्रॉफिट के लिए जो काम किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड अ मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। जैसे हम गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करता है कोई, वो आती है मार्केट एक्टिविटीज़। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आती हैं जो हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हम खुद के लिए इन एक्टिविटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपकी मम्मी घर में काम करती है, खाना बनाती है, उनको इस चीज़ के लिए पेमेंट नहीं मिलती, तो ये होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। आगे आता है हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन की वजह से हमारे सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है मैन और वीमेन में। वीमेन जो है वो अक्सर हमारे घरों में, हमारे परिवारों में घर का काम संभालती हैं, जबकि आदमी जो है वो बाहर काम करने जाते हैं, जैसे कि खेतों में। ये पुराने समय से हमारे घरों में होता आया है। सकल की मदर जो है शीला, वो खाना बनाती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, घर की साफ़ सफाई करती है, बच्चों की देखभाल करती है। सकल के पापा बूटा जो हैं वो खेत में काम करते हैं, फसल को बेच के आते हैं मार्केट में और पैसा कमाते हैं फैमिली के लिए। तो काम तो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन बूटा जो है वो मार्केट एक्टिविटी में एंगेज्ड है, जबकि जो शीला है वो नॉन मार्केट एक्टिविटी में एंगेज्ड है। शीला को अपनी सर्विसेज के लिए पेमेंट नहीं दी जाती, वो अपनी फैमिली को की अपब्रिंगिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिलती। बूटा जो है वहाँ पैसा कमाता है जो अपनी फैमिली के ऊपर वो खर्च करता है। वीमेन को अक्सर हमारी सोसाइटी में अपनी सर्विसेज के लिए पेमेंट नहीं मिलती है। आजकल सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन आज भी सोसाइटी की ज़्यादातर जो विमेन हैं उनको घर के काम ही संभालने पड़ते हैं। हाउस होल्ड वर्क जो औरतें करती हैं उसको नेशनल इनकम में काउंट ही नहीं किया जाता, और ये बड़ी गलत बात है, ठीक है। नेशनल इनकम में, हमारे देश के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम औरतों के किए गए घरेलू कामों को काउंट ही नहीं करते हैं। गीता जो कि विलास की मदर हैं, वो फिश बेच के पैसा कमाती हैं, ठीक है। तो औरतों को भी उनके किए हुए काम के लिए कई बार पैसा मिलता है जब वो लेबर मार्केट में काम करती हैं, तो वो भी मेल काउंटर पार्ट की तरह ही कमा सकती हैं, अर्न कर सकती हैं, अगर उनको एजुकेशन और स्किल प्रोवाइड की जाए तो। एजुकेशन जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल बनाता है हमें। एजुकेशन एंड स्किल आर मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन द मार्केट। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप स्किल्ड हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी अर्निंग एबिलिटीज़ कितनी हैं, ठीक है। अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। देश की ज़्यादातर वुमेन को एजुकेशन और स्किल में ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जाती। वीमेन आर पेड लो एज़ कम्पेयर टू मेन। औरतों की सैलरी या पेमेंट्स अक्सर कम होती है मेन के मुकाबले। मोस्ट वीमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मेगर। क्या कहता है कि ज़्यादातर जो औरतें वो ऐसे सेक्टर में काम करती हैं जहाँ पे उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मालिक जब चाहे तब काम से निकाल सकता है। ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं है, कानून भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पेपर वर्क नहीं होता है प्रॉपर। इस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है इज़ इरेगुलर एंड लो इनकम, यानी औरतें जिस सेक्टर में काम करती है अक्सर वहाँ पे इनकम भी कम होती है और काम भी रेगुलरली नहीं मिलता। In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security systems. औरतें अक्सर जहाँ पे काम करती हैं वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे उनको मैटरनिटी लीव, जब बच्चा होने वाला होता है तब जो उनको लीव चाहिए होती है वो नहीं दी जाती, चाइल्ड केयर लीव्स नहीं दी जाती, बच्चे की देखभाल के लिए लीव्स नहीं दी जाती, और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स भी उनके लिए, सिक्योरिटी के लिए भी ज़्यादा बंदोबस्त नहीं होते। हाउएवर विमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद मेन। लेकिन अगर विमेन हाईली स्किल्ड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, तो उनको जो पेमेंट्स मिलती हैं, जो पेड पैकेज जो इनको मिलती है वो मैन के मुकाबले ही मिलने लगता है। अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट दम द मोस्ट। ज़्यादातर जो औरतें हैं वो टीचिंग और मेडिसिन के सेक्टर में ज़्यादा जाती हैं। सम वीमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड्स हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। क्या कहता है कि ज़्यादातर औरतें टीचिंग लाइन में या फिर मेडिकल लाइन में एज अ नर्स या एज अ डॉक्टर काम करती हैं, लेकिन बहुत सी औरतें ऐसे जॉब भी करते हैं जहाँ पे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस चाहिए होती है। बहुत ही चैलेंजिंग उनकी जॉब होती है और वो करके दिखाती हैं, अचीव करके दिखाती हैं। आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक एज अ करियर। अब अपनी सिस्टर से, अपने आसपास कोई फीमेल है, पढ़ने वाली लड़की है, तो उससे पूछ के देखिए कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहती है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 में इतना ही। आगे हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।